आज कहानी है 11 जुलाई की। हम पढ़ रहे हैं थर्मल, नहीं हाँ थर्मल ही है ना, थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11। वाह 11 को 11, गजब। लेक्चर नंबर 11, कहानी चल रही है हीट ट्रांसफ़र की। और हीट ट्रांसफ़र में आज पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अंतिम टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने हर जगह एंट्री मारी, जिसको देखो तुम बोल देते हो गॉड ऑफ दिस, गॉड ऑफ दैट, गॉड ऑफ, बेचारे इसको कोई गॉड नहीं कह रहा। कितना काम किया इसने। जैसे हम चाट पकौड़े खा रहे हैं, न्यूटन कितना काम करके चले गए। और वो भी काम कब किया। आइंस्टीन बड़ा है, न्यूटन बड़ा है एज में, हाँ तो नहीं पता तेरे को। न्यूटन बड़ा है, आइंस्टीन तो अभी हाल फिलहाल के हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी एंट्री मारी हुई आइंस्टीन ने। 200 साल का एज अंतर है, हाँ 200 साल का अंतर है लगभग, 200 साल तो हाँ उसके अकॉर्डिंग बहुत कम ही जीते हैं। अच्छे लोग कम जीते हैं, सॉरी अच्छे लोग जी गए 112 साल, ऐसा नहीं होता। जनरली लोग जो अच्छा काम करके जाते हैं उनको देख लो, विवेकानंद को। अच्छे लोग जो हैं, जो अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ी, अब यार ज़्यादा जी जाएंगे तो ज़्यादा ही कल्याण हो जाएगा ना दुनिया का। तो भगवान सोचता है अरे यार सारे पापी हैं इधर, अच्छे लोगों को थोड़ा बोलते ना, अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। अब ऐसे नहीं कि कोई बदमाशी से चला जाए तो उसको बड़ा नाम होता है, उसका काम करके जाने वाले का नाम होता है। अब समझिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले खूब सारा फिजिक्स के ऊपर काम कर लो, खूब सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। कुछ तो जाने से पहले लोग याद रखने चाहिए ना, ये एक प्राणी था। जैसे तुम अपने पोते को सुनाओगे, ए देख ऐसा। इसलिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। आप भी कुछ अच्छा काम करके जाओ। सही बता रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। नहाना, खाना, सोना, पॉटी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये इससे घटिया कोई काम ही नहीं है। कुछ ऐसा करके जाओ कि कम से कम तुम्हारा कोई रिगार्ड से तुम्हारा नाम तो ले। इस प्रोफेशन में आने का मेरा यही एक कारण ही था कि कुछ अच्छा करने गए। नहीं तो मैं खेल कूद वाला लड़का मस्त, कोई टेंशन नहीं, साला ज़्यादा लोड नहीं लेता था मैं। लेकिन फिर अब आप समझिए, ये जो भी तुम्हारा एक ढंग का काम करके जाना, कुछ अच्छा मरने से पहले। अभी तो जियोगे 150-200 साल, लेकिन जब आपका जाने की उम्र हो जाएगी उससे पहले कुछ ढंग का करके जाना, ताकि लोग तुमको याद रहे। पैसे वाले लोगों की कमी थोड़ी है अपने यहाँ, बहुत सारे पैसे वाले हैं, लेकिन कुत्ते वाली ज़िंदगी जीते हैं। कुत्ते वाली ज़िंदगी मतलब खाया पिया, बच्चा पैदा किया, घूम गया, निकल लिए लोग गए उसके यहाँ पे। फिर उसके जाने के बाद भी खा पी के लोग आते हैं। मरने के बाद भी तो व्यवस्था होती, कोई याद नहीं करता, उस समय याद करता है उसे। तो ये ऐसे मत मरना तो ढंग से मरना, कम से कम सम्मानजनक तरीके से लो। तुम ऐसे नहीं कि खुद की मूर्ति बना के निकल लिए, ये मेरी मूर्ति देखो। कुछ ऐसा करके जाना ढंग का। और ये बात ध्यान रखना कि मुझे मरने से पहले कुछ ढंग का करे। अब मरना तो सबको है ना भाई, तो जब तुम 100 साल बाद मरो तो कुछ काम की चीज़ें करके जाओ। फिलहाल तो ये करके गए हैं, इनको पढ़ो। स्टीफेंस लॉ की एंट्री हुई थी सबसे पहले। अब देखो, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपन कब पढ़ रहे हैं, अंत में। हीट ट्रांसफ़र का सबसे लास्ट में इसको पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में भी सबसे लास्ट में दिया है, मतलब इससे पहले बहुत सारे लोग आ चुके थे। स्टीफेन आए, स्टीफेन ने किसकी बात करी, स्टीफेन ने सिर्फ बॉडी की बात करी, ब्लैक बॉडी की बात करी। स्टीफेन को थोड़ा सा आके थोड़ा सुझाव देके करेक्ट किसने किया, बोल्ट्जमैन ने। नाम हुआ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, यही पढ़े हो एनसीईआरटी। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, उन्होंने सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद से फिर किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाए। उन्होंने कहा कि जो बॉडी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतना ही बढ़िया इमिट करेगी, है ना। किरचॉफ्स आए, स्टीफेन आया, फिर पहुँचे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पहुँचा। उसने भी कहा कि भाई टेम्परेचर के साथ रिलेशन की बात हुई थी ना वहाँ, देखे थे, है ना, ग्राफ पढ़ा था हमने। सबसे अंत में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की कहानी चली। अभी जब आपको शॉर्ट नोट्स, जब मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाया मैंने एक, आपको जब दूंगा आप देखना सारे के सारे 2 पेज में पूरा का पूरा हीट ट्रांसफ़र जो है वो आएगा। और वैसे ही एज इट इज़ आपको अपनी कॉपी में उसको बना लेना, ताकि आपका काम हो जाए। तो एक बार क्विक रिकैप में चलो, हेडिंग दो स्टीफेंस लॉ।
छोटे से रिकैप के फॉर्म में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर ही, ताकि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जब करो तो आपको लगे कि ये हमको तभी आएगा जब बाकी चीज़ आएंगी। तो पहले लिखो स्टीफेंस लॉ फटाफट, स्टीफेंस लॉ। और वो क्या था स्टीफेंस लॉ, लिखते चलो ना। स्टीफेंस लॉ हमारा था कि P रेडिएटेड इक्वल्स टू सिग्मा ए टी का पावर 4, यही था, ये था हमारे पास स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ P रेडिएटेड इक्वल्स टू सिग्मा ए टी का पावर 4 किसके लिए था ये? ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी के लिए बात थी। तुमको एक बात पता है, ब्लैक बॉडी 100% ब्लैक बॉडी होना संभव नहीं है। तो जो जनरल बॉडी होती है ना, कभी कभी लोग उसको ग्रे बॉडी भी बोलते हैं, ग्रे बॉडी। जो ब्लैक बॉडी नहीं है उसको बोलचाल की भाषा में ग्रे बॉडी भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन में ग्रे बॉडी लिखा रहे, तुम समझना ये क्या था, तो बोला ही नहीं गया। ब्लैक बॉडी के अलावा तो जो है उसको ग्रे बॉडी बोल देते हैं कभी कभी, मतलब ब्लैक बॉडी 100% पॉसिबल नहीं है, तो जिसके आसपास का जो नेचर है उसको ग्रे बॉडी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। कभी क्वेश्चन में दिखे तो घबराने की ज़रूरत नहीं। चलो अब आते हैं। अच्छा, P रेडिएटेड, उसके बाद दूसरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है ना, वहाँ पे सराउंडिंग की बात हुई थी। वो क्या आया था? वो आया था, बिल्कुल वो आया था सिग्मा ए, है ना, यही तो आया था। और इसको कहा गया था dq/dt। dq/dt का एक और नाम है, हाँ नहीं वो दूसरा वाला, लपेटो मत। dq/dt को क्या बोल सकते हो? q क्या है? हीट है, और ये डिवाइड किया है dq/dt, लॉस ऑफ हीट बोल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। मैंने शायद करा भी दिया है इसको। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोल सकते हैं, हीट को एनर्जी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। तो इसको अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। एक दिन रिवाइज कराऊंगा किसी दिन पूरा थर्मल एक साथ, पूरा थर्मल फिजिक्स हीट ट्रांसफ़र वाला एक साथ एक दिन रिवाइज कराऊंगा, कॉपी लेके आइएगा रिवीजन के नाम पे। dq/dt सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। दो बातें क्लियर। तीसरी बात, dq के जगह पे ms बोल सकते हैं क्या? dq के जगह पे ms d थीटा अपॉन dt बराबर सिग्मा ए, और पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, t का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। ठीक है, इसमें से क्या करें अपन? इसको तो सेफ रखें, ms को नीचे ले आएँ, तो d थीटा अपॉन dt बराबर सिग्मा ए अपॉन ms, और ये फिर ये t का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। क्या इस टर्म का भी कुछ नाम दिया था हमने? हाँ, थीटा टेम्परेचर है, थीटा टेम्परेचर है। सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूँ, थीटा टेम्परेचर है और ये t भी और ts भी टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी है t, और ts इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यहाँ पे हमने थीटा से टेम्परेचर को दिखाया है। थोड़ी देर के बाद जब मुझे चेंज इन टेम्परेचर लिखना पड़ेगा तो थीटा के जगह पे कैपिटल T लिखूंगा, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, थोड़ी देर बाद लिखूंगा। अच्छा, अब ज़रा सोचना, T4 ये किसकी टेम्परेचर है? बॉडी के लिए, और ये सराउंडिंग के लिए। बॉडी का टेम्परेचर में से सराउंडिंग का टेम्परेचर घटाया, बॉडी ठंडी हो रही है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, बोलते हैं ना। इसको रेट ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, तो इसको बोल दो रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का एक और नाम है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ कूलिंग का एक और नाम है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। सही चल रहा है? सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब देखना, अगला एक कहानी इसके बाद से शुरू होती है। अब कहानी इसके बाद से शुरू होगी, तो बाकी सब मिटाओ। नहीं मिटाओ, तुम कैसे मिटाओ? तुम तो रहने दो, मैं मिटाऊंगा। और यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो। अब इसके बाद एंट्री हुई न्यूटन की। न्यूटन ने खूब सारी मेहनत करी, हम तो बस उनकी मलाई खा रहे हैं। न्यूटन की खूब सारी मेहनत के बाद, न्यूटन की खूब सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद, और थोड़ा सा मैथ्स भी लगाया उन्होंने, बाइनोमियल लगाया जाता है, तो फिर सारी मेहनत करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया।
उन्होंने कहा पहली बात तो उसकी कुछ कंडीशन है, उन्होंने कंडीशन दी, जैसे न्यूटन ने न्यूटन लॉ दिया, न्यूटन ने जब न्यूटन्स का लॉ दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं फोर्स को लिख सकता हूँ dp/dt, कह सकता हूँ ना, लेकिन सोचो वो किस फ्रेम के लिए वैलिड था, सिर्फ इनर्शियल के लिए, नॉन इनर्शियल आया तो मामला गड़बड़ हो गया। तो डी अल्बर्ट पहुँचे, उन्होंने कहा कि भाई देख सूडो फोर्स लगा लो, फिर न्यूटन भी झूठ साबित नहीं होंगे, उनकी बातें भी अच्छी होंगी। तो थोड़ा सा करेक्ट करके सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, और उसके बाद तुम लिफ्ट वाले क्वेश्चन में लिफ्ट के अंदर बैठ के भी लगाते हो। अगर डी अल्बर्ट नहीं होते तो लिफ्ट में बैठते ही न्यूटन्स लॉ नहीं लगता। इसी तरीके से कुछ कंडीशन के साथ इसके बाद न्यूटन्स लॉ की एंट्री हुई। कंडीशन सबसे पहले था ये क्या है, ये बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस है, किसमें बॉडी एंड सराउंडिंग में, है ना। तो न्यूटन ने कहा कि अगर बॉडी और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो तब मेरा लॉ लगाओगे। लिखो इस बात को, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल, temperature difference between body and surrounding is very small, then d theta upon dt is proportional to temperature difference, is proportional to temperature difference only, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। यार ओनली क्या बोल दिया मैंने, यहाँ तो पावर 4 था ना, उन्होंने पावर 4 का लफड़ा ही ख़त्म कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस पे ही डिपेंड करने लगा, तो क्या बचेगा T माइनस TS। रुक जाना, आराम सोचना इस बात को। न्यूटन ने कहा कि भाई देख, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो, किसके बीच, बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच, तब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम अभी तो देख, इसका पावर 4 करोगे, उसका पावर 4 करोगे, बड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा तो निकालोगे। न्यूटन ने कहा कि अगर छोटा टेम्परेचर डिफरेंस है, तुम कैसे पहचानोगे छोटा, क्वेश्चन कह देगा तुमसे 40 से 60 गए, या उल्टा चलो ना 70 से 30 गए, 30 से 20 गए, कम डिफरेंस है ना, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा अच्छे से। फिर ग्राफ वगैरह यहाँ से पूछा जाता है, ये माइनस क्यों लगाया, बॉडी का टेम्परेचर कूल हो रहा है, कम हो रही है बॉडी के पास, ठीक है, इसलिए कभी कभी माइनस लगा रहता है। अच्छा सोचो, यहाँ से d थीटा अपॉन dt, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाऊंगा तो ये T माइनस TS लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लिखा जाएगा। अभी वही बात मैं जो तुमको कह रहा था कि कभी कभी किताब में d थीटा अपॉन dt की जगह पे क्या लिखा होगा, dt ऐसा अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ k T माइनस TS, ये लिखा हुआ रहेगा। सही है क्या, दोनों एक है। यहाँ थीटा टेम्परेचर लिखा, यहाँ पे इस कैपिटल T को टेम्परेचर लिखा, कैपिटल T को टेम्परेचर लिखा, क्यों भाई, ठंडा किसको होना है, बॉडी को, तो ठंडा किसको होना है, बॉडी को। तो अब देख, सराउंडिंग को थोड़ी अपन चेंज कर सकते हैं, सराउंडिंग तो जो नेचर से मिला है। अब जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा सराउंडिंग की बात फिक्स होगी, तो क्वेश्चन में सराउंडिंग चलो ठीक है फिक्स है, चेंज कौन करेगा, बॉडी का टेम्परेचर, तो सारा वेरिएशन किस में होगा, बॉडी के टेम्परेचर में। यानी कि अगर किसी कारण से, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलस लगाना पड़ा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ा, तो चेंज किसका टेम्परेचर होगा, बॉडी का, तो लिमिट किसकी पुट होगी, बॉडी के टेम्परेचर की, बॉडी के टेम्परेचर की। किसी समय में T1 होगा, बाद में T2 हो जाएगा, होगा, सोच के देखो। दूसरा सोचो, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, नीचे T है देखो, यानी कि यहाँ पे जब लिमिट लगेगा, एक तरफ टाइम की लिमिट T बराबर 0 पे बॉडी का टेम्परेचर T1 था, कुछ टाइम बाद बॉडी का टेम्परेचर T2 हो गया, होता ना, गर्म चाय आई, T बराबर 0 पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, फिर ये मुँह जल गया, बोले 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट बाद चाय का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस, जो तुम्हारी इच्छा हो, तो समय बढ़ा, टेम्परेचर घटा, साइन माइनस का लिखा हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे समझना। अच्छा, बड़े में से छोटा घटाएंगे, छोटे में से बड़ा घटाएंगे, साइन तो सिर्फ एक बस उल्टा हो जाएगा ना, 5 में से 3 घटाओ क्या मिलेगा, 2, 3 में से 5 घटाओ क्या मिलेगा,
मिलेगा ना, सिर्फ माइनस का ही तो फर्क है। अच्छा ठीक है भाई, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। हम क्या करते हैं, अब सब हटाते हैं, एक चीज़ लेके रखते हैं, और वो चीज़ है ये वाली, वो चीज़ है ये वाली। हेडिंग दो, सिर्फ ये टर्म लिखो, dt बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस का k t माइनस टी एस। क्या है ये? स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। निकल के कहाँ से आया है? स्टीफेंस लॉ की मेहनत करते करते एक छोटा सा कंडीशन एज्यूम कर लिया कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए, किसमें? बॉडी और सराउंडिंग में, तब ये लगा दूंगा। ये के को कांस्टेंट का है, दिया रहेगा, टेंशन नहीं है। सही है, इतनी बात ठीक है। चलो ये हटाते हैं। अब यहाँ से कुल मिला के 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो। 3 क्वेश्चन बनेगा, 2 ग्राफ और एक जो पहले बच्चों का बड़ा फेवरेट हुआ करता था, एवरेज वाला। एक ग्राफ का मतलब 2 तो ग्राफ बनने वाले हैं। पहले बता, तुमको आइडिया दे दूँ, यहाँ से क्वेश्चन कितने तरह के बनेंगे? 3। 2 बनेगा ग्राफ का, एक ग्राफ वेरी करेगा एक्सपोनेंशियल और एक ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनने वाला है और एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है y इक्वल्स टू mx प्लस c से। और तीसरा एवरेज वैल्यू वाला कंडीशन बनेगा, एवरेज वैल्यू वाला कंडीशन। अभी एवरेज वैल्यू वाली कंडीशन थोड़ी देर के बाद लिखूंगा, जगह यहाँ छोड़ के रखा है। एवरेज वैल्यू वाली कंडीशन में न्यूमेरिकल आता है और बाकी 2 बनते हैं ग्राफ। समझ में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए तरीके से सुनना है। बच्चे को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये लिखने के बाद से सिर्फ और सिर्फ कह दिया जाता है कि आप ये फार्मूला याद कर लेना, सीधा सवाल आएगा, क्योंकि आता भी था पहले। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने के लिए बोला था कि उसमें मैथ्स से थोड़ा सा किया हुआ, वो मैथ्स तुमको समझ में आ ही गया होगा, अभी समझाऊंगा तो आएगा। चलो अब थोड़ा सा इसके मैथ्स पे चलते हैं। हेडिंग तो ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस पार्ट 1, ग्राफिकल एनालिसिस पार्ट 1। ठीक है, फिर इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसी फॉर्मेट को लिख रहा हूँ, देख इधर dt है और इधर t माइनस टी एस है। एक चीज़ मुझे मन में बताना, ये dt जो लिखा होता है ये डेल्टा t का छोटा भाई है। सोचो, डेल्टा t के छोटा भाई, टाइम थोड़ा सा कम है इसमें। डेल्टा t क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ओके ठीक है भाई, ये एक्चुअली में लिखा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये बस मन में लिख के डाल दिया, अभी आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर के बाद पड़ेगी। अब सुनना, इसी फॉर्मेट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। टेम्परेचर को एक तरफ ले आता हूँ तो dt अपॉन क्या लिख सकता हूँ? t माइनस टी एस लिख सकता हूँ, माइनस का k क्रॉस मल्टीप्लाई किया dt, डन। अब मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, k कांस्टेंट है, बाहर निकाल। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, log x इंटीग्रेशन चल रहा है, log x। तो ये इसको लिख सकते हैं ln t माइनस टी एस इक्वल्स टू माइनस का k और dt का इंटीग्रेशन t होगा, होगा, लिख सकते हैं log x और dt का इंटीग्रेशन t। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, अगर तुमसे यहाँ से इसको देख के ग्राफ कहा जाए कि आप ग्राफ बनाओ, किसके किसके बीच? इसी लॉग का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ, तो कैसा ग्राफ बनेगा? देख, लॉग का ग्राफ टाइम के साथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। के तो ये तो कांस्टेंट है ना भाई। तो पहली बात ये है, तुक्का नंबर फर्स्ट, कि मेरे से अगर डायरेक्टली इसी का ग्राफ इसके साथ पूछ दिया, अगर ये पूरे टर्म का नाम y है और इसका नाम अगर x है, तो क्या लिखा हुआ है? y प्रोपोर्शनल x। -1 से बात करूँगा मैं। तो पहले मेरे पास इन्होंने सवाल पूछा, सवाल पूछा कि आप ग्राफ बनाइए, पार्ट 1 के अंदर ग्राफ बनाइए और ऊपर में रख दीजिए, इस वाले सेक्शन में रख दीजिए इसको log t माइनस टी एस को जेई में पूछा गया सवाल है, और नीचे में टाइम रखिए। तो इतना तो तय है, ग्राफ बनना है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने से पहले कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई उसका स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है।
स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों पहचानना होता है। उसके लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं हम। इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्लस सी के जगह पे प्लस 0 लिख सकता हूँ। सोचो, प्लस सी के जगह प्लस 0 लिख सकता हूँ। कैसे बताता हूँ, देख y का काम तो इससे करा लोगे, y इक्वल्स टू x का काम किससे कराओगे, t से, और m ये है। तो देख भाई स्लोप कितना हो गया, पहली बात जो हुआ कांस्टेंट है और निगेटिव है, मतलब एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस 90 से ज़्यादा, और इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट 0 है। ये थोड़ी देर के बाद इसको बनाएंगे, पहले जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो, जगह थोड़ा सा ऐसे करके। ये तो आया था ब्लैक वाला, अपने मन से हमने इसमें 0 ऐड किया ताकि अच्छा दिखे, ताकि अच्छा दिखे। ये बड़े बड़े ईयरफोन लगा के छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आई लव इट। हेडफोन लगा के ये ना 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 ना। बना लिया? बना लिया? ठीक। अब समझिए, अब समझिए, 2-3 चीज़ बता दो, ग्राफ बन जाएगा। पहली बात, इंटरसेप्ट कितना भाई, 0, स्लोप कितना भाई, निगेटिव, और निगेटिव के साथ कैसा, कांस्टेंट, है कि नहीं? ओके। अब ग्राफ बनाना है और उसको यहाँ बना देते हैं। ऊपर में क्या रखोगे, ये रख लो, साथ साथ लिखो, ln t माइनस टी एक्स ऊपर डाल लो, और नीचे में क्या रखोगे, टाइम। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन, निगेटिव स्लोप, और कटिंग y एक्सिस पे कहाँ पे होगी, 0 पे। ग्राफ बनाओ तो खुद से ग्राफ बनाओ फटाफट, जल्दी। बना लिया? ठीक है, जल्दी बना भाई, मैं तुम्ही को देख रहा हूँ। y एक्सिस पे 0 पे कट होगा तो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा ना प्रभु। बनाओ, और ये सवाल पूछा जाता है। अच्छा, हाँ, ओरिजिन से गुजार दिए, ये हो जाती है गलती। देख कैसे होती है गलती, कैसे होती है गलती, समझो। इंटीग्रेशन जो हमने करा था, क्या हमने इसमें लिमिट पुट करा है, नहीं। ये 0 आएगा क्या, अरे प्लस सी आएगा भाई, इंटीग्रेशन का नियम है। ये क्या आएगा, ये ईमानदारी से बताओ, दिस विल बी प्लस सी, खा गए ना कच्चा। ये प्लस सी मतलब सी कुछ भी हो सकता है, तो ग्राफ कुछ होगा, मतलब ऐसा होगा। पहला ऑप्शन ओरिजिन से जाएगा, नहीं मैं बनाऊंगा, सवाल तो दूंगा भाई। पहला ऑप्शन ओरिजिन से जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, तीसरा नीचे से कर देंगे। तो आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। प्लस सी क्यों लगाया भाई, एक बार तो देख के लग रहा था dt का इंटीग्रेशन t है, बात खत्म हो गई, परंतु इनडेफिनिट है ना भाई, तो यहाँ पे एक कुछ तो लगाएंगे, इंटरसेप्ट कुछ तो होगा, मतलब ग्राफ ऐसा है। तो ज़्यादा सही कौन है, ये मान लो कुछ नहीं दिया तो चलो ये एक, मान लो मजबूरी में इधर से गुजार दो, ठीक है, लेकिन सही ग्राफ कौन सा है, ये है। शायद एनसीईआरटी में ये ग्राफ नहीं है, शायद है, दिखाइए। हाँ है, थोड़ा सा बनाया उन्होंने भाई, थोड़ा सा बनाया, काटा नहीं है, ऐसे खींच दिया, काटा नहीं है, लेकिन असली ये है, असली ये है। सही है क्या, हटाऊं, देख अब ज़्यादा नहीं हटाऊंगा, इस काम आएगा। चल अभी तो साफ कर लेते हैं। अब ग्राफ की स्टडी, जो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जहाँ बना है उसको टिक कर लेना, डायरेक्ट पूछा गया है जेईई के अंदर। अब सुनना, हेडिंग दे दो, ग्राफिकल एनालिसिस का पार्ट नंबर 2, ग्राफिकल एनालिसिस का पार्ट नंबर 2,
अब टाइम रखेंगे, अब टाइम रखेंगे और मैथ्स खेलेंगे जो इसमें दे रखा है, जिसको आप देखे होंगे, टेंशन में आइए। वहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, dt अपॉन t माइनस टी एस इक्वल्स टू जो टर्म आया था माइनस का k इंटू डी टी। इसमें कोई समस्या नहीं। अब सुनना, सिर्फ मैथ से। अब यहाँ से इसको तुमने इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया। अब देख, ये इसका इंटीग्रेशन क्या आया हमारे पास, ln t माइनस टी एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ कौन आएगा, t, यहाँ कौन आएगा, t। क्यों ना मेरे साथ साथ लिखो, नहीं तो ये परेशान कर देगा, तुम 50 सवाल पूछोगे। साथ साथ लिखो, साथ साथ चलाए पेन वन यहाँ पे, एक एक स्टेप साथ साथ। ठीक है, आगे भाई साहब थोड़ा तेज करिए। आइए समझें इस बात को। यहाँ टाइम t बराबर 0 था तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, T1। समय बढ़ा, किसी t बराबर t टाइम की बात करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर मान लो हो गया T2। तो इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है, T1। ये समझना, T1 है इनिशियल टेम्परेचर, T2 है फाइनल टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर, बॉडी का। सराउंडिंग तो फिक्स है, Ts सराउंडिंग का है, Ts सराउंडिंग का है। यहाँ से Ts बोलोगे तो ये है सराउंडिंग। हटाओ, समझो, यहाँ आओ, असली आइटम तो इधर है। अच्छा, अब बता कैसे होगा इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन तो ऐसा है, अब लिमिट कैसे रखें, क्या पुट करेंगे। एक स्टेप अगर लिख सकते हो तो लिखो, मैं भी देखना चाहता हूँ किस किस के मैथ्स की क्या स्थिति है। लिखो अगला स्टेप, काट देना भाई, गलती होगी तो और क्या हो सकता है। लिखो ना, कॉपी की सुंदरता के चक्कर में न रहो। भाई अंदाज़ा ले रहा है कि जब तक कि मैं थोड़ा लेट लगा लेता हूँ, है ना, ये पुरानी तो लिख ही देगा, फिर डायरेक्टली साफ साफ लिखेंगे। लिखो ना, काट देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। लिख लिया, दिखाइए तो क्या लिखे, लाओ। क्या लिखें, एक ही साथ लिमिट रख दिया, गजब कर दिया आपने। गलत है, गलत है, आपका भी गलत है। आइए फिर समझते हैं। देख भाई, यही कन्फ्यूजन होता है और एनसीईआरटी ने सारे स्टेप खा लिए हैं और मज़े से। एनसीईआरटी दिखाओ एक बार। जकारी सर, ओहो, तुमने एनसीईआरटी छापा है क्या रे? नहीं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट आंसर इनको मिल गया, धर ले। ऐसे नहीं होगा, समझिए बात को, समझिए बात को, क्या है मामला। देख भाई, चेंज कौन कर रहा है, अभी बोला था आते समय, टी। तो भाई लिमिट किसकी रखेंगे, टी के अकॉर्डिंग। टीएस को थोड़ी छूना भाई। अब देख, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ln टी नहीं, टी के जगह पे एक बार रखूंगा T2 माइनस टी एस, ये अपर लिमिट है, माइनस, हाँ, T1 माइनस टी एस। यह है कहानी। अब देखना मजे से, इक्वल्स टू माइनस का, यहाँ तो जीरो है, KT लिख दूँ कि सीधा, माइनस का KT सीधा। बोलो इसको ध्यान से देखो। हाँ सही था, वाह धन्यवाद भाई। टाइम जो चेंज हो रहा है उसको पुट करेंगे ना, इसमें से TS थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तो तुम T के जगह एक बार रखोगे T2, तो क्या मिलेगा तुमको, फाइनल। उसके बाद रखोगे T1 तो क्या मिलेगा, इनिशियल। अब देखो ये लॉग चल रहा है, लॉग है, लॉग A माइनस लॉग B क्या होता है, लॉग A अपॉन B। तो ये रहा ln T2 माइनस टी एस अपॉन T1 माइनस टी एस इक्वल्स टू माइनस का KT। भाई इतना आ जाओ पहले।
आगे बस हो गया। आप तो अब यहाँ तक जैसे ही आओगे, ऊपर वाला मिटाऊँ क्या? दोबारा तो नहीं पूछोगे, दोबारा लेक्चर देख लेना भाई। देख अगला स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर। इसका काम अब ऊपर चलेंगे, इसको यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद का स्टेप यहाँ है, सुनना भाई। अब मेरा टारगेट है लॉग हटाने का। लॉग हटाने के नियम तो आप जीनियस से जानते हैं। लॉग हटाओगे ई बनेगा, वो ई इधर प्रकट होता है कि नहीं? तो क्या लिखाएगा? वो लिखाएगा T2 माइनस TS। T2, अरे यार T2 क्या है? मैं कुछ साल पहले T2 पढ़ाता था तो लोग पूरा इसका गाना, कोई मूवी है T2 की, स्वीटी की, वो सोनू की टूटू की नंबर बेस है। जैसी 2-3 साल पहले की कहानी है, 4 साल पहले की। जैसी T2 बोलता था उधर से वो पूरी दोहा सुनाते थे मेरे को, सोनू को टूटी की ऐसा क्या। इतना बड़ा नाम है, बताओ। T1 माइनस TS इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस का KT, लाइक दिस। सही है क्या? अब देख अगला स्टेप, T2 माइनस TS इक्वल्स टू, ये देख ई रेज टू द पावर माइनस का KT, मल्टीप्लाई कौन हो गया? T1 माइनस TS, मानते हो? यहाँ से T2 निकालो, सब कुछ वही रहेगा, T1 माइनस TS, और ये उधर जाके प्लस का TS। ये मिला क्या भाई? एक एक स्टेप करते हुए आए हैं। आ जाओ यहाँ तक, एक एक स्टेप करते हुए आए हैं। ऑनलाइन में मैथ्स करता हूँ बड़ा तो तुम लोग सो जाते हो क्या? तू ऑनलाइन वाले में कहाँ रहता है? आता होता ना, कहाँ दिखते क्यों नहीं है आप? रिफ्रेश हो जाता है, फोन में आता हूँ। अच्छा, आप एग्जिट हो जाता है, फिर ज्वाइन करता हूँ। उसमें मेरा एक तो सर नाम एड्रेस कुमार के बारे में समझ नहीं आया। एड्रेस, यू कैन चेंज द नेम जब आप आधा से फिर एड्रेस हो जाता है, ऑटो करेक्ट वाले में होता है। अच्छा है, एड्रेस कुमार। चलिए, पिछले साल एक लड़का था अपना, उसने ऑनलाइन में बहुत परेशान किया था, फिर मैंने उसको पूरे टाइम के लिए हटा दिया। बहुत ज़्यादा परेशान किया था, वाहियात लड़का था। कुछ मिल जाते हैं ऐसे बेकार से डिस्टर्बिंग एलिमेंट, उसी कैटेगरी में था वो। इंसान बहुत अच्छा था लेकिन स्टूडेंट बहुत ख़राब था। ये भी गजब बीमारी है। इंसान और स्टूडेंट हर अपना अपना रोल है ना। इंसान अच्छा मतलब आचरण से, व्यवहार से अच्छा था, लेकिन उसको स्टूडेंट ख़राब मतलब कि जो अपने आप के लिए सीरियस नहीं, वो ख़राब स्टूडेंट है। और आचरण ऐसा कि वो बहुत मतलब बड़ा है तो रिस्पेक्ट करेगा, कोई आदमी गरीब है तो उसकी सहायता टाइप का मूड वाला इंसान। अब ऐसे लोगों की मतलब प्रजाति समझ नहीं आती मेरे। सबसे पहले आप ज़्यादा अपना जो तुम ध्यान नहीं रख सकते हो, तुम्हारा प्रोफेशन अभी पढ़ने का है, तुम इस चीज़ में जितने सीरियस रहोगे उतना तुम आगे अच्छा कर सकते हो। खुद का उपाय नहीं, दूसरे के लिए दान करे जाने क्या मतलब होता है? तो डोंट एक्ट लाइक दैट। मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट को देखा है, अपनी स्टूडेंट को बहुत, जिनके पास खुद कुछ नहीं है अभी, और दूसरे के लिए करने के चक्कर में अपने आप को बहुत तबाह कर लिया। ठीक है, अभी समझोगे क्या कहना चाह रहा हूँ बाद में, पहले ये समझो। इधर आओ। अब यहाँ पे ई आया, मतलब चेंज कैसा होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल। माइनस में है, माने एक्सपोनेंशियल क्या होगा? घटेगा। सोच के देख। तो अब हमसे पूछा गया है ग्राफ, किसके किसके बीच? टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ। सोचो कैसा बनेगा। हाँ, ऊपर में टेम्परेचर है दोस्त और इस तरफ है टाइम, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा घटेगा। एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है और एक्सपोनेंशियल कम होने वाला ग्राफ ऐसा बनता है। अब हमारे पास यही ग्राफ मैंने कहा था आपके एनसीईआरटी में दिया हो, ऊपर से शुरू है। हाँ, वो टच नहीं कराए, कोई नहीं, तुम भी ऐसे निकाल दो, टेंडेंसी ऐसी होगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि आप इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T1। कोई बॉडी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक है। तो अगर बॉडी पहले 50 से धीरे धीरे कम होते होते एक समय आएगा कि सराउंडिंग के बराबर हो जाए, सोच। और जब सराउंडिंग के बराबर बॉडी का टेम्परेचर हो जाए, उस इंस्टेंट के लिए ग्राफ हमने ऐसा बनाया। तो इसमें कहा है कि आप वैल्यू बताइए कि कैसा हुआ। तो t बराबर 0 पे, आप समझना, ये देख, ये टेम्परेचर होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ये रहा, ये कौन सा टाइम है, t बराबर 0 पे। भाई t बराबर 0 पे टेम्परेचर कितना रखूँ, इनिशियल है ना, इसलिए T1 रखूँ। एक समय आएगा किसी t टाइम बाद आएगा ना, और t टाइम बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग के बराबर होगा ना। यही कहानी इसने कही है कि किसी सर्टेन टाइम बाद उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो सकता है। टेंडेंसी यही है, इसकी टेंडेंसी यही है, तुम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी सर्टेन टाइम बाद उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो गया। उसकी टेंडेंसी कैसे कैसे हो रही है, T1 से हम T2 की तरफ जा रहे हैं। तो एक समय आएगा ना जब सराउंडिंग के बराबर होंगे। नहीं समझ रहे हो क्या, 70 है, सराउंडिंग 40 है, तो 70 से ठंडा होते होते पहले 40 पे तो आऊँगा। ये टेंडेंसी है इसकी, ठीक है। इसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है, इसके अकॉर्डिंग खूब सारे सवाल आए हुए हैं ग्राफ से। आपसे डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाता है, क्या आप बकड़ बकड़ करती रहती हो, आपस में क्या बात करती रहती हो। जिसने जो लिखा गलत लिखा, गलत देखा, ऑटो करेक्ट मत बनो। उसने जो लिखा उसको जो समझ में आ रहा है लिखेगा। बाद में किसी दिन देखूंगा, एक घूसा मारूंगा, उसका मुंह तोड़ दूंगा, उस मुंह तोड़ूंगा उसका, तुम गाल आगे करोगे, मेरा तोड़ो, करोगे तो बस शांत रहे, अपने पे ध्यान दीजिए। क्या भाई अब चूंकि ग्राफ के दोनों फॉर्म हो चुके हैं और आपने हंसते हंसते निपटा दिया, अच्छी बात है, लोग का प्राण चला जाता है। अब देखिए इसका थर्ड और एवरेज फॉर्म जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, NLC लिख दो, NLC एवरेज फॉर्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग NLC। आँख क्या ऐसे कर रही है, NLC न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ब्रैकेट में लिखो एवरेज फॉर्म, ब्रैकेट में लिखो एवरेज फॉर्म। बना के कोशिश करो तो कैसा दिखेगा, इसको देख के एवरेज फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। अगर NCERT पढ़ के आए हो ना, जो मैंने काम दिया था, तो ज़रूर कर दोगे। अगर पढ़ के आए हो तो कर ही दोगे। NLC एवरेज फॉर्म, देख के लिखना है, देख के लिखना है। NCERT देख के नहीं भाई, इधर देख के लिखना है। आओ देख के लिखते हैं। एक्चुअली में dt/dt लिखा हुआ है, मतलब देयर इज अ चेंज। एक टेम्परेचर T1 रहा होगा और उसके बाद वो T2 हो गया होगा। इनिशियल कौन था, T1। ध्यान से सुनो, ये बात अच्छी बोली लड़की, इनिशियल T1 था, फाइनल T2 था। dt का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल रख रहे थे तो यहाँ माइनस था। अगर मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर दूंगा तो माइनस नहीं लगाऊंगा, बोल। अगर 5 में से 3 करना और 3 में से 5 करना, अंतर है ना। तो पहले फाइनल कम हो गया था ना, तो 3 में से 5 किया था तो -2 आया था, इसलिए वहाँ माइनस लगाया हुआ था रेट ऑफ कूलिंग। अब उल्टा करूँगा, 5 में से 3, देख भाई, ये फाइनल था तो ये क्या था, T2, ये इनिशियल था तो ये क्या था, T1। तो T2 माइनस T1 क्या हुआ होगा यहाँ पे, एक तरीके से सोच। तो ये माइनस था तो यहाँ पे सीधा सीधा प्लस आएगा ना, तो अब माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़रा सोच क्या लिखूँगा मैं, देखना, मैं लिखूँगा T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल्स टू, माइनस थोड़ी लगाऊंगा अब सीधा सीधा के। अब सुनना,
अब ये जो T है, ये T किसका टेम्परेचर है? बॉडी का। बॉडी का टेम्परेचर सुनो, बॉडी के साथ क्या हुआ होगा? पहले 60 फिर 40, तो 60 से 40 के रेंज में चला होगा। एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो 60 प्लस 40/2, तो T नहीं, T1 प्लस T2/2 माइनस सराउंडिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये फॉर्मूला बन के तैयार है। इसको बोलते हैं एवरेज फॉर्म ऑफ एनएलसी, एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। माइनस क्यों नहीं लगाया, आपको समझा दिया। dt होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हमने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है, इसलिए माइनस नहीं लगाया। न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से। लिखो तो एक सवाल लिखना। अ बॉडी cools from 60 degrees Celsius, a body cools from 60 degrees Celsius to TO2 40 degrees Celsius in 7 minutes. 7 minutes. Find its temperature in next 7 minutes. Find its temperature in next 7 minutes. अगले 7 मिनट में इसके टेम्परेचर की क्या स्थिति होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। सिक्सटी पहले था, फिर 40 हो गया 7 मिनट में। 60 प्लस 40/2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर तो दिया ही नहीं, 25 डिग्री वाली बात नहीं। क्वेश्चन में सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया है, आपको देता हूँ मैं। कंसीडर दैट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस। ये दिया जाएगा, ये दिया है क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूँ आपसे। सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। पहली कंडीशन ये थी। फिर क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस से कोई नया टेम्परेचर आया होगा दोस्तों, माना x। अगले 7 मिनट की कहानी है वो, k टाइम्स 40 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 10, यही तो बनेगा। बस मैथ्स खेल रहे हैं। 7 से 7 निपट गया, k से k चला गया। ऊपर लिखा हुआ है 20, नीचे लिखा हुआ है 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 60 और 40, 100/2 50 माइनस 10 40। दोस्तों ऊपर 40, नीचे लिखा हुआ है 40 प्लस एक्स माइनस, ये इसको सॉल्व कर दूं क्या, तो एलसीएम हो जाएगा 2, और ऊपर लिखा हुआ है 40 प्लस एक्स माइनस का 20, 40 प्लस एक्स माइनस का 20। सही है क्या? अब देखना, ये 20 नीचे दोस्तों 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर जाएगा भाई साहब 80 हो गए। नीचे 40 माइनस 20 प्लस एक्स लिख दूं, ये लिख दिया 20 प्लस एक्स। सही है। अब देखो मामला, 20 से 80 4 बार। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 40 गुने 4 160 माइनस 4x। सही पहुँचे। अब ये इधर ले आइए, ये क्या आ जाएगा 5x, और ये उधर जाएगा, कितना होगा 140। अगर आज्ञा दो तो लिख देता हूँ 5x बराबर 140, x बराबर 28 डिग्री सेल्सियस। सही है भाई, कैलकुलेशन तो करना चाहिए, मैं करता नहीं लेकिन चलो कर दिया, एक बार कर दिया है। क्यों किया पता है? अब निकलूंगा ऐसे सवाल में। क्यों किया है आपको बताने के लिए कि भाई कभी के निकालने के चक्कर में पड़ना नहीं है जब तक उसको ज़रूरत न पड़े। आप 2 इक्वेशन बनाओ, काटो और बस सॉल्व करो, बढ़िया। ज़्यादा तेज बन के अपने मन से शॉर्टकट के चक्कर में निपटा मत लेना, है ना। तरीके से लिखना, सॉल्व करना, बात बन जाएगी।
चलिए, होमवर्क में कुछ सवाल भेजूंगा कल, आप इसको करिएगा। तो ये जो इसी तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की समाप्ति हुई। इनको नमस्कार करिए। यही होता है, 3 तरह के सवाल बनते हैं, आपने देख लिया, अच्छी बात है। अब लास्ट में हीट ट्रांसफ़र का लास्ट सेक्शन, मैंने क्या कहा था, अभी एक बोला ना शॉर्ट नोट्स तैयार करा है, वो शॉर्ट नोट्स आपको रखना है। अगली जो क्लास होगी तो उसमें कोशिश करेंगे कि आपसे वो शॉर्ट नोट्स आपको पहले मिल जाएगा, तरीके से उसको अपने उसमें कर लेना कॉपी, ग्राफ सारा कुछ, कहाँ कहाँ सवाल आता है सब एक साथ। हीट ट्रांसफ़र पूरे तरीके से संपन्न होगा। लास्ट लॉ बचा है, लेकिन वो आपको याद ही हो गया है, उसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। हेडिंग दे दो, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का नाम सुना होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं हेलो करने, आते हैं ना किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, तुमने एक टर्म सुना ना स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल मतलब पार्टिकुलर, स्पेशल। स्पेक्ट्रल मतलब होता है स्पेशल। जैसे अब तुम किसी से बात करना, कहना कह रहे यार आप तो मेरे लिए बहुत स्पेक्ट्रल हो, समझ रहे आप, अरे यार आप तो बहुत स्पेक्ट्रल हो। तो स्पेक्ट्रल को क्या करो, डेली यूज में यूज़ करना शुरू कर दो। भाई लगना चाहिए ना कि पढ़ा लिखा लड़का साइंस का है, तो आप बोलो स्पेक्ट्रल हो, वाह यू आर वेरी स्पेक्ट्रल। वो भी कहेगा बाप रे बाप क्या अंग्रेजी है इसकी, तुम क्यों नहीं फिजिक्स की अंग्रेजी यूज़ करते हो यार, तुम करा करो ना। जैसे कोई तुमको घुमाए, है ना, कि भाई चल, मतलब कोई तुमको बोले कि पार्टी देना चाहता हूँ, फिर वो डेट बोला अरे कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, किसी ने तुम्हारे पैसे ले लिए, तुम मांगने जाओ, बोला कहते देता हूँ, भेजता हूँ, आता हूँ, सर्वर डाउन दुनिया जहाँ, तो तुम क्या बोलोगे इसको, अरे यार टॉर्क मत लगाओ, टॉर्क मत लगाओ। टॉर्क मतलब होता है घुमाना, तो ये अपन बोलते हैं ना घुमाओ मत, तो तुम बोलो टॉर्क मत लगाओ। धीरे धीरे आप फिजिक्स की भाषा को नॉर्मल इंग्लिश में लेके आइए, फिर आपको कभी टेंशन ही नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। चलो खैर, अब किरचॉफ्स लॉ के अंदर उन्होंने स्पेक्ट्रल के ऊपर बात करी थी। लिखो उसका लॉ क्या था, लिखो अच्छा एब्जॉर्बर, अच्छा इमिटर ही होता है, अच्छा इमिटर होता है, अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा इमिटर होता है। ये बिल्कुल डेली लाइफ का लॉ है, डेली लाइफ का लॉ है। जैसे अभी पढ़ाई हो रही है फिजिक्स की, हो रही है ना, पढ़ाई हो रही है फिजिक्स की। अब जरा देख, अब फिजिक्स की पढ़ाई होते होते बीच में थोड़ी कहानी भी चलती है, बीच में हो सकता है कि कहीं कोई सर तुमको पढ़ाते होंगे वो नॉनवेज जोक भी सुनाते हैं, आजकल सर थोड़े से मॉडर्न हो गए ना, नॉनवेज जोक सुनाते हैं, ठड़की वाले सर भी होते हैं कुछ। अच्छा, अब क्लास छूटी, बच्चे शहर बाहर निकले, किसी के मन में टॉर्क घूम रहा है, किसी के मन में वो नॉनवेज जोक घूम रहा है, फिर वो खाना खाने गया, एक ब्लास्ट हुआ, उसको हंसी याद आ गई उसकी। अपने अपने स्पेक्ट्रल हैं कि किसने क्या एब्जॉर्ब किया। अब ज़रा तो सोच, अगर किसी ने अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया तो दूसरे को अच्छा कॉन्सेप्ट समझा सकता है। सिंपल सा नियम है, जो बढ़िया सीखेगा वो बढ़िया समझाएगा, जो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छा इमिट करेगा। अब तुमने उसमें से नॉनवेज वाला जोक पकड़ लिया तो वही तो सुनाओगे दूसरे को। यही तो है स्पेक्ट्रल, जो जिस तरीके का एब्जॉर्ब करेगा उसी तरीके का इमिट करेगा। कोई कोटा आता है तो कहता है वाह कितनी बढ़िया पढ़ाई की जगह है, गजब माहौल है। कोई कहता है अरे यार दारू की बड़ी दुकान है, अपने अपने शौक। कोई कहता है वाह ये लैंडमार्क सिटी। किसी से पूछो कि भाई अब है तो बहुत अच्छा है, मार्केट में बढ़िया पढ़ाई लिखाई है। कोई कहता है यार शाम को माहौल रहता है वहाँ। ये बच्चों के स्टेटमेंट है, शाम को माहौल रहता है। अब अपने अपने तरीके हैं देखने के, तो उसने पूरे लैंडमार्क सिटी में माहौल एब्जॉर्ब किया, मज़ा है इधर, तो वही देगा ना। जो चीज़ एब्जॉर्ब करेगा एक ही जगह से, वो वही चीज़ इमिट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे बात किसकी होगी, स्पेक्ट्रल की। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ ई लेमडा अपॉन ए लेमडा, तो मुझे इसको कहना पड़ेगा कांस्टेंट। देखो ई लेमडा अपॉन ए लेमडा बराबर कांस्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ई लेमडा प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा। ई मतलब इमिट करना, ए मतलब एब्जॉर्ब करना। जो जितना बढ़िया जिस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा उसी चीज़ को दैट्स व्हाई इट इज़ लेमडा,
उसी चीज़ को इमिट करेगा, जो जिस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा उसी चीज़ को इमिट करेगा। ऐसा होता है ना, मूवी देखने जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती है, उसमें से मेरे दिमाग में कोई सीन फिट कर गया, तुम्हारे दिमाग में कोई सीन फिट कर, जैसे हेरा फेरी मूवी थी, देखी तुम लोगों ने हेरा फेरी मूवी? शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने नहीं देखी हो। हेरा फेरी मूवी थी, उसमें आपको कभी कोई सीन आपके दिमाग में चल रहा होगा, अभी कोई सीन चल रहा होगा, उसके मन में कोई चीज़ चल रहा होगा। ये स्पेक्ट्रली तो है, मूवी तो पूरी है, मैंने क्या एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ से इस बात को लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, इस बात को लैंग्वेज में कैसे लिखोगे कि सुन लो बस, फॉर अ पार्टिकुलर वेवलेंथ रेंज the body that have more capacity to absorb have the more capacity to emit। यही बात यहाँ से है। अब जो बात है, अब लैंग्वेज में जाने की आवश्यकता नहीं, ई लेमडा प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा, यही तो लिख सकते हो ना। अब सुनना, इमिट और एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कब होता है? मैं एब्जॉर्ब कब करूँगा? जब मेरे पास कम रहे टेम्परेचर। इमिट कब करूँगा? जब ज़्यादा रहे। तो ये कहानी कब हो सकती है? एट हाई टेम्परेचर। और एब्जॉर्ब कब होगा? एट लो टेम्परेचर। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो सैंड की कहानी बताते हैं ना रेगिस्तान के अंदर, सैंड में, तो दिन में सैंड की कहानी सुन लो, डे टाइम की बात कर लो। डे टाइम में दो लोग हैं भाई, एक तो अपना सन है और दूसरा कौन है? सैंड। डे टाइम में इस सैंड का टेम्परेचर अब सन के रिस्पेक्ट में तो लो ही होगा, तो ये रहेगा लो। लो होने के कारण ये गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। अब हो गई रात। रात होते ही ये जो सैंड है, अब सन गायब, रात में सन गायब। जैसी रात है और रात में जैसे ही सन नहीं है तो सैंड ही गर्म रहेगा। सैंड हॉट बॉडी था उस समय, अब इसने इमिट करना शुरू कर दिया, इमिट करना शुरू कर दिया। इमिट करते 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 क्या हो जाएगा? ठंडा। सही है? तो इमिट करेगा और इमिट करना शुरू कर देगा और ये हो जाएगा कूल। कूल करते 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 कूल हो जाएगा। दिन में गर्म रहेगा, रात को ठंडा रहेगा। कि दिन को बस एब्जॉर्ब किया है। क्यों? क्योंकि दिन को ये बेचारा ठंडा था भाई, सन के रिस्पेक्ट में तो ठंडा ही था, तो लिए जा रहा है बस। इसलिए रेगिस्तान में जब आप मरुस्थल वगैरह में जाते हैं, जैसलमेर वगैरह घूमने जाते हो, तो शाम के समय सर्दी लगती है। ऐसे भी जो कोटा में भी यही हाल होता है। इसमें ऐसा क्या है, रात को सर्दी लगती है आपको? पत्थर वाला एरिया है ना, होता है। तो ये रेगिस्तान की ये कहानी है। इसी में एक सवाल आता है कि मेरे पास एक बॉल था, एक बॉल था इस तरीके का, उस बॉल पे मैंने इस तरह से ब्लैक मार्क कर दिया, ब्लैक स्पॉट बना दिए, और ब्लैक स्पॉट बना दिया और इसको हिट करने के लिए छोड़ा, और उसके बाद इसको डार्क रूम में ले गए। तो पहले तो ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन था इसने एब्जॉर्ब किया था। अब डार्क रूम में ले गए, तो डार्क रूम में से जिस पोर्शन ने एब्जॉर्ब किया उसी ने इमिट किया होगा। तो डार्क रूम में सिर्फ ये चमकेगा इतना और बाकी दिखेगा ही नहीं। छोटा सा एक सवाल है, दिया जाता है, आप शायद समझ गए इस बात को। हाँ, वो उसमें भी रहा होगा। यही होता है उसका, है सब किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में न्यूमेरिकल क्या होगा? कुछ नहीं, कहानी है। जो बढ़िया एब्जॉर्ब, सिंपल सी बात है, जो सीखेगा वो सिखाएगा, जो सीखेगा वो सिखाएगा। कितने बाबा लोग होते हैं, अच्छे अच्छे बाबा गीता का ज्ञान देते हैं, पढ़े होंगे भाई, पढ़े होंगे तभी देते हैं। अब कुछ जो है उसमें से भी नुक्स निकालते हैं, उनको गीता में भी उसको भरोसा नहीं, उसमें भी निकालता है, कहता है ये श्लोक यहाँ फिट नहीं बैठ रहा, ये बिठाओ, अच्छा है। अरे ऐसे भी बाबा है आजकल, ट्विटर पे बहुत ट्रेंड करते हैं। वो कहता है कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, और उसके भी भक्त हैं ऐसे, उसके भी भक्त। संतुष्टि कहीं नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं। हर चीज़ मॉडिफाई करने की नहीं होती, हर चीज़ मॉडिफाई करने की नहीं होती, है ना।
इसीलिए जो जैसा है उसको ऐसा, इसी को तो संस्कृति बोलते हैं, संस्कृति बोलते हो तो ना, कल्चर। कल्चर मॉडिफिकेशन थोड़ी किया जाता है, तो फिर क्या हुआ, फिर अपना कल्चर कहाँ रहा। जैसे हमारे गांव में कल्चर है बैठ के खाने का, ज़मीन पे भोज खिलाते हैं। अब इस साले लोगों की नौटंकी खड़े होकर खिलाना शुरू कर दिए हाथ में थाली लेके, कितनी बकवास चीज़ हो गई। गांव का कल्चर पहले क्या था भाई, कोई फंक्शन हुआ, कोई फंक्शन हुआ, पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि मतलब मान लो गोद में जा रहे हैं, तब की बात बता रहा हूँ। तब जो भोज होता था गांव में, कहीं पार्टी होती थी, तो उस समय क्या होता था कि केला होता ना, केला का पत्ता, उसको प्रॉपर तरीके से काटा जाता था और उस पर बिठा के बढ़िया उस पर खिलाते थे। पानी, पहले पत्ता रखा, फिर पानी वाला आया, पत्ते पे पानी डाला, अपन पत्ते को धो रहे हैं। अब मैं छोटा, मुझे धोना नहीं आया, तो बगल में कोई चाचा ताऊ ऐसे बैठे हैं तो उन्होंने धो दिया, लगता था कुछ चल रहा है भाई। अरे भाई ये कल्चर है, इसको सैल्यूट करो। अच्छा, दूसरा क्या होता था कि घर से लोटा या ग्लास लेके जाते थे, बड़े लोग लोटा, छोटे हम ग्लास। तो मेरे बाबा वगैरह जो थे उनका क्या था कि खुद लोटा कैरी नहीं करते थे, तो भाई एक नौकर होता था। मैं अपने यहाँ कल्चर बता रहा हूँ, मतलब अगर किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं तो ग्लास व्लास मिलता नहीं था, एक नौकर जाता था जो सारे लोटा और ये कैरी करके जाता था, है ना। और वो अपने होते थे, वो भी अपने ही होते थे। वहाँ पे जाते थे, प्रॉपर तरीके से ग्लास लोटा निकला, प्रॉपर तरीके से बैठे, और क्या सम्मानजनक तरीके से खाना होता था। फिर उसके बाद से लोग परसते थे, चप्पल खोल के परसते थे, ऐसे करके बहुत तरीके से, और खाना खाते थे। फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से वो पत्ता उठा के फेंक दिया जाता था, आराम से डिस्पोज होता था। अभी अपन जिसको डिस्पोजल बोलते हैं वो थोड़ी डिस्पोजल है यार, कभी डिस्पोज नहीं होता, प्लास्टिक में खाते हैं। फिर थाली वाली जो होता है वो क्या कितनी बेकार चीज़ है बता। एक ही थाली में 150 लोग खा रहे हैं, अब खुद को बता रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, है ना। अब उसमें कभी चिकन टूटा होगा ऐसा, और क्या गंदगी, कभी धोता हुआ देखा है थाली को, भयानक तरीके धोते हैं वो। ऐसा आया, पानी मारा, ले तू रेडी कर, मतलब इससे पहले किसी ने पनीर खाई होगी, बगल में लगा हुआ है और इसको तुम बोल रहे हो फैशन। और गांव में ये चीज़ें आ रही है, लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं। मूर्खता है ये, मूर्खता है। मैं अगर कभी कोई फंक्शन करूं, पहली बात तो क्या करूंगा समझ नहीं आ रहा, अगर कभी करूं बंद कर दीजिए, हो गया। कभी अगर कुछ फंक्शन करूं तो सबसे पहले तो ये देसी चीज़ें होनी चाहिए।